सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारंगा काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे केदारनाथ यात्रा की 2024, कहां से दिल्ली से लेके केदारनाथ तक। तो बहुत से लोग हैं जो दिल्ली से केदारनाथ तक जाना चाहते हैं, केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, बट उनको बहुत सारे डाउट है कि कैसे आपको जाना है, क्या क्या ऑप्शन है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे केदारनाथ यात्रा होती है, कितना खर्चा आपका होने वाला है। तो ये सारे डाउट से आपके मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैंने आपके लिए एक पूरी है जो अच्छे से गाइड बनाई है, जिसमें मैं आपको केदारनाथ के बारे में एक एक चीज है जो बताने वाला हूं। अगर आप दिल्ली से केदारनाथ जाते हैं, आपका आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं जो कवर कर दूंगा। मैंने केदारनाथ से रिलेटेड पूरी एक सीरीज जो तैयार की आप सब लोगों के लिए, जिसमें आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। पूरी सीरीज की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप सारी वीडियो देख सकते हैं और आपको केदारनाथ के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो मेरे चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैसे आप दिल्ली से लेके केदारनाथ तक ट्रैवल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या आपके पास रहने वाली है और कितने कितने आपके पैसे हैं जो लगने वाले हैं। तो जो चार धाम की यात्रा, ठीक है, मतलब जो कपाट है चार धाम के अंदर, चार यहाँ पे जगह होती है। कौन कौन सी? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसको छोटा चार धाम भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का चार धाम यात्रा आप कर सकते हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसी ऑर्डर में ही है जो लोग इसको विजिट करते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के जो कपाट है इस साल 10 मई 2024 को खुलने वाले हैं, और जो बद्रीनाथ के कपाट है वो 12 मई को खुलेंगे। इसी के साथ साथ ही आप हेमकुंड साहिब का भी ट्रैक है वो भी कर सकते हैं, जो कि 25 मई को ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केदारनाथ या किसी भी चार धाम में से किसी भी जगह पे विजिट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रजिस्ट्रेशन अपनी करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का मतलब है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप कौन सी डेट को कब है जो कौन सी जगह पे विजिट कर रहे हो। जैसे कि केदारनाथ का विजिट कर रहे हो, बद्रीनाथ का विजिट कर रहे हो, आपको एक रजिस्ट्रेशन पास लगेगा, जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना दी कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन पास है जो जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। दोनों ही वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके थ्रू आप वो वीडियो देख के अपना जो पास है जनरेट कर सकते हो। उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जो वीडियो शुरू करने से पहले एक ओवरऑल रिव्यू आपको बता देता हूं कि जो दिल्ली से केदारनाथ का टोटल डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, दिल्ली से जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश तक का जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर का है। फिर ऋषिकेश से केदारनाथ तक का डिस्टेंस आप कह सकते हैं कि 260 से 270 किलोमीटर का है। टोटल टाइम है जो आपको लगता है, ठीक है, केदारनाथ से लेके अगर आप जाते हैं, टोटल टाइम आपको जो लगता है केदारनाथ से लेके अगर आप जाना चाहें डायरेक्टली सोनप्रयाग तक, तो अप्रोक्सीमेट 14 से 16 घंटे का समय है जो आप बाय रोड लगाएंगे अगर आप अपनी कार के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद जो सोनप्रयाग है वो क्या है? सोनप्रयाग बेस कैंप है केदारनाथ ट्रैक का। मतलब कि अगर आप केदारनाथ ट्रैक जा रहे हैं तो बाय अगर कार या व्हीकल आप जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग आपका बेस पॉइंट रहने वाला है, जो आपको जहां तक लास्ट गाड़ियां जाती हैं। उसके बाद है आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक क्या लेनी पड़ेगी? शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी। आप अपनी गाड़ियां नहीं ले जा सकते। सोनप्रयाग में अगर आप अपने व्हीकल पे जा रहे हो तो उसको आपको पार्क कर देना पड़ेगा। उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड है, जो वहां के लोकल लोग हैं उनकी टैक्सी जाती है। फिर गौरीकुंड से लेके आपको केदारनाथ बाबा के धाम तक, टेंपल तक है, जो 16 से 20 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। उसके बाद है, ठीक है, जो सोनप्रयाग है बेस कैंप है, उसके बाद सोनप्रयाग तक आप अपने व्हीकल से जा सकते हो। उसके बाद पेड जो पार्किंग है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोनप्रयाग में अवेलेबल है। उसके बाद आप जान सकते हो कि जो गौरीकुंड से, मतलब गौरीकुंड से जो ट्रैक करने का है वो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। आप पैदल भी जा सकते हो, घोड़े पे भी जा सकते हो, पालकी पे भी जा सकते हो, और चौथी ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल है वो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो। तो ये था ओवरऑल रिव्यू जो आपको केदारनाथ के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सारी चीजों की डिटेल में। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन की डेमो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहे बस में जाएं, चाहे अपनी गाड़ी पे जाएं, चाहे आप बाइक पे जाएं, तो आपका जो रूट रहने वाला वो क्या रहेगा? दिल्ली से गाजियाबाद, कटौली, मुजफ्फरनगर होते हुए आप हरिद्वार पहुंचेंगे। दिल्ली से हरिद्वार का जो डिस्टेंस है वो 206 किलोमीटर का है। फिर हरिद्वार से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे ऋषिकेश से देवप्रयाग जाना पड़ेगा। तो रूट आपको बता रहा हूं, ऋषिकेश से जो आपका रूट रहेगा, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर, श्रीनगर होते हुए, ठीक है, आप जाएंगे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे। तो ये आपका पूरा रूट है। पूरे डिटेल में आपको रूट दिख ही रहा होगा कि पूरे डिटेल में अगर बताऊं, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से कटौली से आपको जाना है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, हरिद्वार से होते हुए आप जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश होते हुए आप जाएंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग से होते हुए आप जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए आप जाएंगे रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से आप जाएंगे सोनमर्ग। जब आप सोनप्रयाग में पहुंच गए, सोनप्रयाग में जो प्राइवेट पार्किंग बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट पार्किंग बनी हुई है, जहां पे आप अपना 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो गाड़ियां सेफली खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो बाइक के प्राइस लगने वाले हैं वो एक दिन के रहते हैं 80 रुपए, और गाड़ी के जो प्राइस रहते हैं एक दिन के रहते हैं 200 रुपए। तो जितने दिन भी आप पार्किंग में पार्क करेंगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। जैसे ही आप सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, ठीक है,
उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होता है शेयर टैक्सी का, जिसका किराया है 50 रुपए पर पर्सन। गौरीकुंड से जो आपका ट्रैक है केदारनाथ के लिए स्टार्ट होता है, जो कि 16 किलोमीटर का रहता है। तो ये पूरा रूट यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये तो ठीक है, ओवरऑल ट्रैक आपका कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है। अब बात आती है कि केदारनाथ यात्रा, सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना वीडियो को बिना स्किप करें। अब बात आती है कि केदारनाथ यात्रा हम कैसे, मतलब दिल्ली से कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। तो दिल्ली से आपके पास है जो केदारनाथ यात्रा तक जाने के लिए 3 ऑप्शन है, मतलब कि 3 ऑप्शन में कौन कौन सी कैसे कैसे आप जा सकते हैं, बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन। अब तीनों चीजों और ज्यादा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी मतलब ऑप्शन है वो है आपका बाय रोड और बाय बस। बाय रोड का मतलब है या तो आप खुद ड्राइव करके अपना बाइक ले जाए, गाड़ी ले जाए, या आप बस से चले जाए। तो दिल्ली से सोनप्रयाग के लिए कश्मीरी गेट से जो डायरेक्ट बसेस वगैरह चलती हैं, जिसमें आप जा सकते हैं, 470 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको आप, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कश्मीरी गेट से आपको बस मिल जाती है उत्तराखंड वाली, जिसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली नहीं जाना है या आपको डायरेक्ट बसेस नहीं मिल रही है, तो आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपको पहले दिल्ली से कहां जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा बस लेके, फिर ऋषिकेश से अगले दिन बस लेके आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग। तो ये पूरा डिफरेंस रहता है कि आपको जो बाय रोड कवर करना है। उसके बाद अगर जैसे आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है दिल्ली टू सोनप्रयाग 470 किलोमीटर की, तो फिर वही आपको सोनप्रयाग पहुंच के दोबारा से गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी लेनी है और गौरीकुंड से ट्रैक को कंप्लीट करना है। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से लेके, ठीक है, देहरादून का एयरपोर्ट है जो सबसे पास है, जो लास्ट एयरपोर्ट आप कह सकते हैं, दिल्ली से आपको जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट के लिए जो फ्लाइट है लेनी पड़ेगी। जब आप फ्लाइट से उतर जाएंगे देहरादून में, तो आपको देहरादून से ऋषिकेश के लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, टैक्सी करनी पड़ेगी। फिर ऋषिकेश में जब आप पहुंच जाएंगे, ऋषिकेश से आपको बस लेके या शेयर टैक्सी लेके जाना पड़ेगा कहां पे, सोनप्रयाग। जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस, सोनप्रयाग से आपको शेयर टैक्सी लेके गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से आपको ट्रैक है जो करना पड़ेगा। अगली चीज जो आती है कि बाय ट्रेन आप जब जा रहे हैं, तो बाय ट्रेन आपको दिल्ली से या कहीं से भी आप ट्रेन लेके आ रहे हो, तो आपको ऋषिकेश तक है जो ट्रेन लेनी है। हरिद्वार या ऋषिकेश आप बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं, उसके बाद आपको ऋषिकेश आ जाना है। ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग के लिए बस लेनी है या शेयर टैक्सी लेनी है। उसके बाद आपको सोनप्रयाग से जाना है गौरीकुंड तक, कैसे, लोकल टैक्सी को यूज करके गौरीकुंड से दोबारा ट्रैक को करना है। एक बात का खास ध्यान रखिए कि अगर आपको दिल्ली से सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस मिल गई फिर तो वेल एंड गुड है, बट आपको अगर डायरेक्ट बस नहीं मिली है, तो जो बस आप ले रहे हैं ऋषिकेश के लिए, वो ट्राई करें कि वो बस आपको सुबह 3 या 4 बजे तक है ऋषिकेश में पहुंचा दे या हरिद्वार में पहुंचा दे। जो मैक्सिमम बसेस जाती है, ठीक है, जो प्राइवेट बसेस जाती है या सरकारी बसेस जाती है, वो सारी सोनप्रयाग के लिए जाती है हरिद्वार से। ऋषिकेश में आपको ज्यादा बसेस है जो नहीं मिलने वाली। ऋषिकेश से सिर्फ 2 या 3 बसेस जाती है, जिनका लास्ट टाइम ही सुबह 7 बजे रहता है, मतलब वो स्टार्ट होती है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे तक। तो यही 3-4 बसेस है जो ऋषिकेश से जाती है सरकारी बसेस। अगर आपको प्राइवेट बसेस की भी ऑप्शन देखनी है, तो वो आपको हरिद्वार बस स्टैंड पे मिलने वाली है। हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर है जो काफी सारी बसेस लगी होती है, प्राइवेट बसेस लगी होती है, जिनका किराया आपको 800 से लेके 1000 रुपए तक पे करना पड़ता है। और एक बात ध्यान ये भी रखिएगा कि जो वो प्राइवेट बसेस रहती हैं, उनमें आपको टिकट है 1 दिन पहले करानी पड़ती है, ऑन द स्पॉट आपको टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे जाने के लिए बसेस की जो अवेलेबिलिटी वो कम है, बट लोग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको उन बसेस की टिकट है 1 दिन पहले जाके करवानी पड़ती है। तो आप ट्राई करें कि जो अपना ऋषिकेश का सफर है वो दिन में कर ले, और जिस दिन आप ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच रहे हैं शाम को अपनी टिकट करा ले, और अगले दिन सुबह आप ट्रेवल कर पाए, अगर आपको डायरेक्ट बस है जो नहीं मिली है। तो इन बातों का खास ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम बसेस मिलती है कहां से मिलती है, हरिद्वार से मिलती है, और जो बसेस का लास्ट टाइम रहता है सुबह मॉर्निंग में, वो 7:30-8 बजे तक ही रहता है, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। अगर आप सोच रहे 9-10 बजे आपको कोई बस मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। शेयर टैक्सी वगैरह भी जो मिलती है वो आपको, ठीक है, बस स्टैंड, हरिद्वार बस स्टैंड और ऋषिकेश बस स्टैंड से मिल जाती है। अगर आप 10 से 15 लोग हो जाते हो तो आप शेयर टैक्सी से भी जा सकते हो, उसमें भी आपका किराया 1000 रुपए पर पर्सन ही लगने वाला है। उसके बाद जब आप जाते हो, ठीक है, ऋषिकेश से कहां तक, सोनप्रयाग तक जो आपका बेस कैंप रहने वाला है, उसके रास्ते में जो प्लेसेस आती है विजिट करने के लिए वो आपको बताए, तो आप हरिद्वार रुक सकते हैं, ऋषिकेश देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन पॉइंट आते हैं, देवप्रयाग संगम और धारी देवी टेम्पल है जो आप देख सकते हैं जब आप जा रहे हैं सोनप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है कि कहां कहां पे हमको स्टे की ऑप्शन है जो मिल जाएगी। तो अगर आप ऋषिकेश में रुकना चाहते हैं तो वहां पे बहुत सारे होटल्स और हॉस्टल्स अवेलेबल है, जिनका किराया 500 से लेके 1500 तक रहने वाला है। आप चाहे तो डॉर्मेट्री ले सकते हैं जो कि आपको 500 में तक मिल जाएगी, और अगर आप होटल वगैरह लेते हैं तो 1000 से 1200 रुपए में आपको होटल मिल जाएगा। सोनप्रयाग में आप जाते हैं तो सोनप्रयाग में आपके पास 3 ऑप्शन रहती है, या तो आप होटल्स ले सकते हैं। होटल्स का जो प्राइस रहने वाला है वो मिनिमम 2000 से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप ज्यादा लोग हैं तो होटल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल है, आपको कम पैसे में रहना है, तो वहां पे कॉमन हॉल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स बने होते हैं जहां पे नीचे गद्दे लगा के आप सो सकते हैं। 500 रुपए किराया रहता है हॉल का, तो आप वहां स्टे कर सकते हैं।
उसके बाद गवर्नमेंट स्टे भी रहते हैं, जीएमवीएन के स्टेज भी रहते हैं, बट वो मोस्टली है जो 99% केसेस में फुल रहते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है कि वो आपको खाली मिल जाए। तो आपके पास मोस्टली दो ऑप्शन बची सोनप्रयाग में स्टे के लिए, होटल और कॉमन हॉल्स, जहां पे आप स्टे कर सकते हैं। जिनको अपना सामान रखना है तो स्पेशल लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जहां पे कॉमन हॉल है वहीं पे जो लॉकर्स वगैरह बने होते हैं, जहां पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। सामान जमा करने के भी अप्रोक्सीमेट 50 रुपए आपके एक दिन का किराया होता है, जहां पे आपको एक लॉकर दे दिया जाता है, उसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। लॉकर को ताला लगाने के लिए आपको अपने घर से ले जाना पड़ेगा, ये बात मैं बता रहा हूं। अगर आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं, गौरीकुंड में भी आपके पास सेम ही ऑप्शन है, लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कॉमन हॉल्स है और होटल्स है। होटल्स आप चाहे सोनप्रयाग में ले चाहे गौरीकुंड में ले, किसी भी टाइम जाएंगे तो मिनिमम आपको 2000 रुपए का पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं, वीकेंड पे जा रहे हैं, तो आपको मिनिमम 3000 रुपए पर रूम का जो पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी जो प्लेसेस की स्टे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। अब हमको गौरीकुंड से करनी है केदारनाथ यात्रा। तो केदारनाथ यात्रा है जो हमारी कैसे होने वाली है, वो सारी आपको चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको गौरीकुंड कैसे पहुंचना है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड अप्रोक्सीमेट 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आपको शेयर टैक्सी के थ्रू पहुंचना है। उसके बाद अगर हम बात करें गौरीकुंड से जो आपका केदारनाथ का ट्रैक है वो स्टार्ट होने वाला है। टोटल है जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट जो ओरिजिनल ट्रैक रहता है वो अप्रोक्सीमेट 22 किलोमीटर का है। आपको 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो गौरीकुंड में आपके पास ऑप्शन रहती है कि अगर आपको पैदल ट्रैक नहीं करना तो आप वहां से घोड़ा कर सकते हैं, या पालकी कर सकते हैं, या पिट्ठू कर सकते हैं। तीन ऑप्शन रहती है कि एक मतलब जो पिट्ठू करके जाते हैं, जो सुशांत सिंह वाली मूवी में दिखाया गया था वैसा पिट्ठू होता है, एक पालकी होती है जिसपे ऐसे 4 लोग उठाते हैं और पालकी में बंदा बैठा होता है, एक होता है घोड़े वाली। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो केदारनाथ की यात्रा को ना करें, क्योंकि उसमें कोई भी आनंद नहीं है। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो ये तीन ऑप्शन है जो कि आप गौरीकुंड से चूज कर सकते हैं। घोड़े का किराया अप्रोक्सीमेट 2500 रुपए रहता है आपका एक साइड का। जो आपको जो पिट्ठू वाला किराया रहता है उसका किराया अप्रोक्सीमेट रहता है कि 8 से 10,000 रुपए एक साइड का, और जो पालकी जाती है उसका किराया रहता है अप्रोक्सीमेट 20 से 25,000 रुपए एक साइड का। तो ये रहता है जो पूरा किराया आपका एक साइड का रहता है, इसको डबल आप कर लीजिए, ऊपर नीचे का आपको निकल आएगा। जो लोग पैदल जाना चाहते हैं, पैदल जाने वालों के लिए अप्रोक्सीमेट 16 किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है। कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, सबसे पहले ठीक है आपको फोटो से समझाता हूं ताकि आपको काफी अच्छे समझ आ जाए। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपका सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग तक लास्ट पॉइंट है जहां तक गाड़ियां वगैरह जा सकती है। उसके बाद शेयर टैक्सी से हम गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड से ठीक है हमको पैदल जाना है। यहाँ पे गौरीकुंड में आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपको पालकी लेनी है या घोड़ा लेना है। उसके बाद यहाँ से आप ट्रैक है जो स्टार्ट करेंगे। गौरीकुंड में आपके पास एक गर्म कुंड भी रहता है, गौरी कुंड बोलते हैं जिसको, जहां पे आप स्नान करके जा सकते हैं। यहाँ का जो पानी है नेचुरली बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो यहाँ पे नहा के आप अपना ट्रैक है स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट आपका जो आने वाला है गौरीकुंड से वो आएगा जंगल चाटी, अप्रोक्सीमेट 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कहां से, गौरीकुंड से जंगल चाटी 4 किलोमीटर दूर है। पहला आपका ये पॉइंट आएगा। यहाँ पे अगर आप चाहे, जैसे अगर आप थक वगैरह गए हैं, आपको कुछ खाना पीना है, तो यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सब चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको रहने के लिए स्टे मिल जाएगा, टेंट यहाँ पे लगे होते हैं। उसके बाद अगर आप जाएंगे जंगल चाटी से, ठीक है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है भीमबली। भीमबली में भी आपको टेंट वगैरह स्टे के लिए मिल जाएंगे। भीमबली से जब आप चलेंगे, यहाँ से जो ओरिजिनल मुश्किल ट्रैक है आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। भीमबली से हम जाएंगे छोटी लिंचोली, छोटी लिंचोली से हम जाएंगे लिंचोली। तो भीमबली से जो लिंचोली तक का ट्रैक है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल स्ट्रीप ट्रैक है और बहुत ज्यादा सीढ़ियां है, मतलब ऐसे नॉर्मल ट्रैक नहीं है, आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना बहुत ज्यादा। सबसे मुश्किल टास्क आपका ये भीमबली से लिंचोली वाला 4 किलोमीटर का रहता है। उसके बाद लिंचोली से जो आप केदारनाथ बेस कैंप का ट्रैक करने वाले हैं वो 4 किलोमीटर का रहेगा। ये भी ठीक है मॉडरेट लेवल का है, ये भी मतलब लिंचोली वाला पार्ट काफी ज्यादा मुश्किल था, बट इसके बाद जो रहने वाला है वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। इसमें आपको सीढ़ियां तो नहीं चढ़नी, बट बहुत ज्यादा गोल 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 घूमना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल सेकंड मुश्किल पार्ट लिंचोली से बेस कैंप का है, जो कि 4 किलोमीटर का रहने वाला है। जैसे ही आप बेस कैंप पे पहुंच जाते हैं तो बेस कैंप पे आपको बहुत सारे स्टेज के ऑप्शन दिखते हैं, मतलब सब जगह टेंट ही टेंट लगे होंगे जहां पे आप स्टे कर सकते हैं। टेंट का जो स्टे रहने वाला है आपका वो 1000 रुपए रहने वाला है पर नाइट का, ठीक है। 1000 से 1500 रुपए पर नाइट का स्टे है जो रहने वाला है। केदारनाथ बेस कैंप से आपको मंदिर है जो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप 1 किलोमीटर आगे मंदिर तक जा सकते हैं। मंदिर के आसपास काफी सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। अगर आप मंदिर के आसपास है होटल्स वगैरह लेते हो, उसका किराया मिनिमम 10,000 रुपए से लेके, ठीक है, 20-30 हजार रुपए पर डे के हिसाब से चलता है। तो वहां पे इतना मिनिमम रहने वाले। वहां पे अगर आप टेंट स्टे भी लेते हैं मंदिर के पास, वो भी अप्रोक्सीमेट 2,000 से स्टार्ट होकर, ठीक है, जाता है आपका 5-6 हजार रुपए तक। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केदारनाथ बेस कैंप तक ही है जो अपना बेस कैंप पे ही अपना जो स्टे वगैरह है वो बुक कर ले, जिससे कि आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है, आपको मंदिर के पास स्टे करना है, तो आप थोड़ा सा पास जाके भी स्टे कर सकते हैं। जो खाना वगैरह है वो केदारनाथ मंदिर में काफी सारे होटल्स वगैरह है जहां पे आप पेड खाना भी खा सकते हैं। बट अगर आप जाएंगे केदारनाथ मंदिर से भैरव बाबा की तरफ, तो रास्ते में मतलब केदारनाथ से थोड़ा मतलब मंदिर के बैक साइड पे जो लंगर लगा होता है, जितना टाइम भी केदारनाथ बाबा के धाम है जो खुले मतलब धाम है खुला होता है, दर्शन हो रहे होते हैं, उतना टाइम है वहां पे जो लंगर चलता है। तो आपको पैसे के लिए बिल्कुल मतलब खाने के लिए
बिल्कुल भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो लंगर में खा के अपना पैसे है जो बता सकते हैं। तो ये आपकी जो पूरी केदारनाथ यात्रा यहाँ पे रहने वाली है, कितने कितने किलोमीटर की आपको बता दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे गाइड में भी मेंशन कर दी है कि कहाँ से कितना डिस्टेंस रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है, कैसे कैसे रहने वाला है। तो अगर आपको ये वाली गाइड नीचे चाहिए होगी तो नीचे हर हर महादेव कमेंट कर देना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ये वाली गाइड है जो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न में मिल जाए, ताकि आप खुद भी ये जो कर पाए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको हर जगह पे लिए ठीक है कैंप्स मिल जाएंगे रहने के लिए, चाहे आप जंगल चट्टी मिले, चाहे भीमबली में, चाहे लिंचोली मिले। अगर आप चाहें तो आप ट्रैक को 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। पहले दिन में अगर आपको स्टे करना है ना, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप थक जाए तो लिंचोली में स्टे करिएगा, क्योंकि ये काफी अच्छी ऑप्शन रह जाती है। और यहाँ तक जो ऑलमोस्ट आपका सारा हार्ड वाला ट्रैक है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ से आपको स्नो केप्ड माउंटेन्स और स्नोफॉल भी देखने को मिल जाती है अगर स्नोफॉल होती है। तो अगर आपको पहले दिन ये ट्रैक 2 दिन में करना है तो आप लिंचोली तक रुक सकते हैं। पहले टोटल ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसको करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा। अगर कोई रेगुलर ट्रैकर है तो वो इसको 6 से 7 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है। बट जो मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं जो हर रोज इतना ज्यादा नहीं चढ़ते हैं, जिनको सांस चढ़ती है, तो मिनिमम 10 घंटे का समय आपको लगने वाला है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि 10 घंटे का समय आपको ट्रैक करने के लिए लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता दिया कि आप जो केदारनाथ बेस कैंप है वहीं पे अपनी होटल वगैरह प्रेफर करें। फूड है जो फ्री अवेलेबल है, जहां आप लंगर वगैरह में खा सकते हो। और एक बात का खास ध्यान रखें कि जो आपको केदारनाथ का जो मतलब ट्रैक का टाइम है वो कितना है, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक ही जाने दिया जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो अपना ट्रैक है वो सुबह 4 या 5 बजे स्टार्ट कर दे। क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि रास्ते में जो इस रास्ते पे हमको ट्रैक करना होता है ना, उस रास्ते पे बहुत सारे घोड़े, फिर ये जो पिट्ठू वाले होते हैं, ये सब लोग चलते हैं और रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ट्रैक करने में और ज्यादा थकावट होती है, क्योंकि लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप सुबह 4-5 बजे जाएंगे तो सुबह के जो 3-4 घंटे हैं, मतलब 6-7 बजे तक है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप बिल्कुल आराम से ट्रैक पे इजिली चल सकते हैं और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं, शांति से अच्छा ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोपहर को दोपहर को लेट स्टार्ट करते हो तो रात का डिसएडवांटेज होता है कि ट्रैक पे जो लाइट्स हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है, लाइट्स हैं बट इतनी ज्यादा नहीं है, और रात को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप फंस सकते हो। आपको हेल्प करने के लिए वहां पे लोग होंगे, वो मतलब भीड़ बहुत रहती है, उसकी दिक्कत नहीं है, बट फिर भी रात में थोड़ी सी मतलब रिस्की रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैक सुबह 4 या 5 बजे तक स्टार्ट कर दें, ताकि आप ट्रैक को जो कंप्लीट है शाम के, अगर आपको 12 घंटे भी लगते हैं तो आप शाम को 5-6 बजे तक ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं, और आपको शाम की इवनिंग आरती देखने को मिल जाए। इवनिंग आरती के बाद आप डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद सो जाएंगे, या आप वहां पे मतलब कि अपना जो क्या बोलते हैं दर्शन की लाइन में लग जाएंगे दर्शन करने, या आप अगले दिन सुबह सुबह उठ के 4 या 5 बजे दर्शन करके उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा है जो ट्रैक का शेड्यूल रहना चाहिए। ट्रैक पे जाने से पहले पहले आपको क्या बात का ध्यान रखना है कि ट्रैक पे जाने से पहले अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवा ले कि आपकी ब्लड रिपोर्ट सही है सारी, आपका बीपी सही है, ठीक है, आपको कोई सांस की प्रॉब्लम तो नहीं, आपकी बॉडी मतलब बिल्कुल फिट होनी चाहिए, जाने से पहले आप बीमार वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी हाई बीपी प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी मतलब दिल की बीमारी या सांस लेने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको है तो केदारनाथ जाना अवॉइड करें, क्योंकि जो केदारनाथ मंदिर है वो बहुत ज्यादा हाइट पे, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हर साल काफी सारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ्स वगैरह भी हो रही है, तो इस वजह से आप वहां जाना अवॉइड करें। अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, पोनी पालकी और इन सब पे, तो आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड से ही जो अपनी टिकट वगैरह पहले ही बुक करा ले। आपको गौरीकुंड से ऑफिशियल रेट पे टिकट्स लेके ही किसी प्रकार की भी जो सर्विस है लेनी है, ठीक है। जो ट्रैक का टाइम है वो सुबह 4 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो ट्रैक का है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर ले, या 1:30 बजे से पहले स्टार्ट कर ले, नहीं तो आपको अगले दिन तक के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट मतलब कोई एंटायर ट्रैक है जो सर्विस पालकी पोनी यू हैव, ठीक है, आपको मतलब इसमें सारी रहने की चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी सर्विसेज जो आपको लेनी है वो वहां पे आपको मिल जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है जो केदारनाथ जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, मतलब अपना एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पास होना चाहिए, यात्रा का ई पास होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो कोविड वाला, वो भी आपको अपने साथ कैरी करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो यात्रा का टाइम है 4 से 1:30 बजे तक रहता है। जो सुबह और रात रहती है ना, दिन में तो जब आप ट्रैक करेंगे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि धूप एकदम सुबह आपके ऊपर तेज पड़ती है, तो अगर धूप सूरज निकला हुआ है तो बहुत गर्मी लगती है। बट जो सुबह और रात रहती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडी रहती है। आप कह सकते हो कि टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं टॉप गर्मी में भी। अगर आप जून के महीने में भी जा रहे हो तो भी रात को जो टेम्परेचर है वो -1 -2 तक चला जाता है, और उससे पहले अगर आप जा रहे हो ओपनिंग वाले टाइम पे या एंडिंग वाले टाइम पे, तो रात को टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपने कपड़े जो कैरी करने हैं कि दिन में आपको गर्मी ना लगे वैसे कपड़े, और रात को जितनी मर्जी ठंड हो जाए पूरे गर्म से गर्म कपड़े आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छे जूते आपके पास होने चाहिए, जिससे आप अच्छे
अच्छे से ट्रैक कर पाए। उसके बाद आपके पास एक वाटर बॉटल, फूड और अच्छे जो दवाइयां वगैरह वो सब भी आपको जरूर लेके जाना है। रेनकोट अपने साथ जरूर कैरी करना है, क्योंकि केदारनाथ में ऑलमोस्ट एक बार तो बारिश पड़ती ही पड़ती है, तो आप गीले होते रहेंगे, आपको वहां पे महंगे महंगे रेनकोट है जो खरीदने पड़ेंगे, तो रेनकोट अपने साथ जरूर लेके जाएं। उसके बाद जो अलग चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एडवांस बुकिंग आपके पास होटल्स की भी होनी चाहिए, और कैंप्स में रहना है तो उसकी एडवांस बुकिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप होटल्स में रहना चाहते हैं तो एडवांस बुकिंग करके जाना, वहां पे जाके ऑन द स्पॉट नहीं मिलेंगे। प्रिंट आउट आपके पास आपकी बुकिंग्स के और रजिस्ट्रेशन के होने चाहिए, जो कि पुलिस वाले आपके पास चेक करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 1 से 2 दिन ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि कई बार मौसम खराब होने की वजह से आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाता है या गौरीकुंड में रोक दिया जाता है, आपको यात्रा नहीं करने दी जाती है, या आप किसी बारिश या उसकी वजह से फंस जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ जाने का सोच रहे हैं तो आपके पास 1 या 2 दिन है अपनी, मतलब जितने पास है 1 से 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, कि अगर हम बाई चांस फंस जाए या कि वेदर की वजह से यात्रा ना कर पाए। उसके बाद है जो ट्रैक सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, 1:30 बजे तक लास्ट टाइम रहता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 4 से 5 के बीच में अपना ट्रैक है जो स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट दवाइयां आपको लगती है, जैसे कि सर दर्द की होगी, उल्टी की होगी, जुकाम की होगी, तेज फीवर की होगी, सारी इंपॉर्टेंट दवाइयां आपके पास होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक एक गोली हो, आपके पास एक एक पत्ता पूरा होना चाहिए, मतलब 7 से 8 दिन का पूरा कोर्स आपके पास हर चीज का दवाई होनी चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को भी लगता है कि उनको सांस की कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो हाइट पे चले जाते हैं तो वहां पे उनको सांस की दिक्कत एकदम से आने लगती है, और उस पॉइंट पे अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा बड़े इंसिडेंट आपके साथ हो सकते हैं। तो एक छोटा सा इतना सा मतलब आता है सिलेंडर टाइप का, वो अपने साथ जरूर लेके जाए ऑक्सीजन का, ताकि आपको अगर वो नहीं यूज हुआ तो वापस आके उसको आप दोबारा रीसेल कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं, बट अपने साथ जरूर लेके जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको पावर बैंक्स कैरी करने हैं, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं भी आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो 1 से 2 पावर बैंक अपने साथ जरूर कैरी करें। हो सके तो अपने साथ जियो या एयरटेल का एक जो सिम है वो लेके जाए, पोस्ट पेड, और एक सिम लेके जाए प्रीपेड, दोनों ही आपके पास सिम होने चाहिए। उसके बाद अपनी जो पैकिंग है उसको थोड़ा सा लाइट करें, ठीक है, मतलब कि हल्की पैकिंग करें, और इंपॉर्टेंट चीजें जरूर लेके जाए। पैकिंग लिस्ट के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, जिसको आप जाके देख सकते हो। उसके बाद है जब आपका केदारनाथ का ट्रैक है पूरा हो जाएगा, तो केदारनाथ ट्रैक के ऊपर वासुकी ताल एक ट्रैक है जिसको आप जाके देख सकते हो। वासुकी ताल से केदारनाथ का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर का है, जिसको लोग एक दिन में जो कवर करते हैं, ठीक है। पहले 3 से 4 किलोमीटर आसान है, उसके बाद जो लास्ट का 900 मीटर का डिसेंड है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो पहाड़ी से नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि वासुकी ताल है जो नीचे जाके है वासुकी टॉप से। तो वासुकी ताल का ट्रैक अगर खुला हो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी केदारनाथ के ऊपर भैरव बाबा का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आपको पता लग ही जाएगा कि केदारनाथ के साथ आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करने पड़ेंगे। तो ये थी पूरी चीजें जो आपको विजिट करनी है। केदारनाथ के साथ साथ जो रास्ते में और चीजें आएंगी जो आप विजिट कर सकते हो, वो क्या रहने वाली है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग संगम, धारी देवी टेम्पल, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ, भैरव बाबा दर्शन, वासुकी ताल, त्रिगुणायन टेम्पल, जहां पे ठीक है मतलब कि शिवजी जी और माता पार्वती की शादी हुई थी, जो कि अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड से। उसके बाद चौराबी ताल देख सकते हो, ठीक है, रुद्रप्रयाग संगम देख सकते हो, देवरी ताल देख सकते हो, ऊखी मठ में ओमकारेश्वर टेम्पल देख सकते हो, जहां से बाबा की डोली है जो केदारनाथ आती है, और चौपटा तुंगनाथ जो हाईएस्ट शिवा टेम्पल है वो देख सकते हो। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन है जो दिल्ली से आपको अगर जाना है केदारनाथ के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।